सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम अध्याय 2 के अंतर्गत अध्याय 2 प्रवास कारण और परिणाम। तो इसमें सबसे पहले हम प्रवास की परिभाषा पढ़ेंगे। प्रवास किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रवास के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन, गमन प्लस आगमन, गमनागमन। गमनागमन का मतलब होता है आना और जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। प्रवास के बारे में, प्रवास को सर्वप्रथम 1881 में भारत की प्रथम जो जनगणना हुई, उस प्रथम जनगणना में संचालित किया गया था। प्रथम जनगणना में प्रवास को दर्ज किया गया था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रवास को सर्वप्रथम कब दर्ज किया गया था? तो भारत में प्रवास को 1881 के अंतर्गत जो भारत की पहली जनगणना हुई थी, उस जनगणना में प्रवास को दर्ज किया गया था। आगे देखिए, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना, प्रश्न बनता है कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना कितने आधारों पर की जाती है? नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना कितने आधारों पर की जाती है, या कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर भारत की जनगणना में प्रवास की गणना की जाती है? तो देखिए, दो आधार हैं, जन्म का स्थान और मृत्यु का, जन्म का स्थान और निवास का स्थान। जन्म का स्थान का मतलब होता है यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, जिस समय जनगणना की जाती है। देखना, ध्यान देना, जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष बाद में की जाती है। 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है। तो ये कह रहा है कि यदि जन्म का स्थान, जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है, वह स्थान जिस समय जनगणना की जा रही है उस स्थान से भिन्न है, तो आप जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाने जाओगे। जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाने जाओगे। ध्यान देना, समझ में नहीं आ रहा है दोबारा से सुने। जैसे सपोज कीजिए कि आप बाहरी क्षेत्र से आकर आपने बांदीकुई में शरण लिए, यहाँ आपने आवास बना लिया है। कह रहा है कि जन्म का स्थान, आपका जन्म आपके गांव में हुआ, जन्म कहाँ हुआ है? आपके गांव में हुआ है। तो यदि जन्म का स्थान और जनगणना जब वर्तमान में यहाँ की बांदीकुई में आप आकर रह रहे हो और यहाँ जब जनगणना की गई, तो आप जीवन पर्यंत जब तक आप बांदीकुई में रहोगे तब तक आपको प्रवासी के नाम से जाना जाएगा। यदि कहने का मतलब कि आपका जन्म गांव में हुआ और आप बांदीकुई में आकर यहाँ रहने लग गए हो, तो यहाँ आपको किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको प्रवासी के नाम से जाना जाएगा कि भाई दूसरे क्षेत्र से आकर इन लोगों ने यहाँ शरण लिए, यहाँ आकर रहने लगे हैं, इसलिए आपको किस नाम से जाना जाएगा? प्रवासी के नाम से जाना जाएगा। दूसरा है निवास का स्थान। निवास का स्थान का मतलब है कि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। ध्यान देना बिंदु पर, निवास का पिछला स्थान, जिस जैसे सपोज कीजिए कि आप बांदीकुई में आकर रह रहे हो, तो ये आपका निवास हो गया। बांदीकुई में आप यहाँ आकर रह रहे हो, तो यह आपका क्या हो गया? निवास हो गया। बिंदु को ध्यान से देखना, निवास का पिछला स्थान। पिछला स्थान, जैसे आप अपने गांव से आकर रहे हो, उस गांव के बारे में। निवास, वर्तमान में आप बांदीकुई में रह रहे हो और आप दूसरे क्षेत्र से आए हो, तो उस क्षेत्र का नाम, पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, तो पिछले निवास के स्थान के नाम से जाने जाओगे। दोबारा से समझने की कोशिश करें कि आप जैसे सिकंदरा के रहने वाले थे, सपोज कीजिए कि आप सिकंदरा के रहने वाले थे और वर्तमान में कहाँ कर रहने लग गए? बांदीकुई में आकर रहने लग गए। जब जनगणना की जाएगी तो जनगणना में दो बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है कि
कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, और जन्म हुआ तो किस स्थान पर हुआ, उस स्थान का क्या नाम है, तो निवास स्थान पूछा जाता है, उसको लिखा जाता है। तो निवास स्थान दोबारा से सुन लीजिए कि आप जैसे सिकंदरा में रहने वाले थे और बांदीपुर में आकर रहने लग गए, जब जनगणना की जाएगी तो आपको पूछा जाएगा कि भाई आप किस स्थान को छोड़कर आए हो, उस स्थान का क्या नाम है, उसको बताना पड़ेगा। तो आप उसी नाम से, सिकंदरावासी के नाम से आप जाने जाओगे, क्योंकि वहां भी तो जब जनगणना होगी तो वहां से आपका नाम पृथक किया जाएगा और यहाँ आपका नाम जोड़ा जाएगा। तो दोबारा से सुन ले एक बार, प्रवास किसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन ही प्रवास कहलाता है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आना ही प्रवास कहलाता है। प्रवास को सर्वप्रथम 1881 में प्रथम जो जनगणना की गई, उस जनगणना में प्रवास को दर्ज किया गया था, प्रवास शब्द को अंकित किया गया था। प्रवास की जनगणना में, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना को 2 आधारों पर किया जाता है। तीन प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास को कब जनगणना में जोड़ा गया, और भारत की जनगणना में प्रवास की गणना कितने आधारों पर की जाती है। तो पहला आधार हो गया जन्म का स्थान और दूसरा आधार हो गया निवास का स्थान। अब देखिए आगे प्रवास के प्रकार। प्रवास की धाराएं या प्रकार। देखिए पहला है इसका अंतर्देशीय प्रवास और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास को आंतरिक प्रवास कहा जाता है, आंतरिक प्रवास कहा जाता है, और इसे बाह्य प्रवास कहा जाता है। अंतर्देशीय प्रवास को भी पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। अंतर्देशीय प्रवास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, तीसरा है नगरीय से नगरीय, और चौथा है नगरीय से ग्रामीण। अब आगे देखिए अंतर्देशीय का मतलब होता है अपने देश के अंदर ही,
अंतर्देशीय का मतलब क्या होता है? अपने देश के अंदर ही, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक नगर से दूसरे नगर में। तो यानी अंतर्देशीय का मतलब अपने देश के अंदर ही, अपने देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। अंतर्देशीय प्रवास का मतलब क्या होगा? अपने देश के अंदर ही, अपने देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, पुनः इसको थोड़ा सा उतार ले, आगे इसके बारे में अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए आगे, अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास का मतलब होता है आंतरिक प्रवास, अपने देश के भीतर ही अपने देश के भीतर ही एक स्थान से या एक क्षेत्र से, अपने देश के भीतर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किया जाने वाला प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। अपने देश के भीतर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब राज्य भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है, तहसील भी हो सकती है, नगर भी हो सकता है, महानगर भी हो सकता है। ये अपने देश के नगर की बात, इसे आंतरिक प्रवास या अंतर्देशीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। अंतर्देशीय प्रवास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण। ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास है, ग्रामीण का मतलब होता है गांव से गांव की ओर होने वाला प्रवास। एक गांव से दूसरे गांव की ओर, लिख दूं मैं, एक गांव से दूसरे गांव की और होने वाला प्रवास। एक गांव से दूसरे गांव की ओर, एक गांव से दूसरे गांव की ओर होने वाला प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहलाता है। अब इसमें जो सबसे अधिक प्रवास होता है गांव से गांव की ओर, जो एक गांव से दूसरे गांव की ओर जो प्रवास हुआ है, वो सर्वाधिक महिलाओं का हुआ है। एक गांव से दूसरे गांव की ओर सर्वाधिक प्रवास, एक गांव से दूसरे गांव की ओर होने वाला प्रवास सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक, सर्वाधिक महिलाओं का विवाह उपरांत का मतलब होता है विवाह के बाद, विवाह उपरांत
हुआ है। दोबारा से ध्यान से सुने हिंदू को कि गांव से गांव की ओर जो सर्वाधिक प्रवास हुआ है वह प्रवास महिलाओं के कारण विवाह, महिलाओं का विवाह के कारण हुआ। एक गांव से दूसरे गांव की ओर होने वाला प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहलाता है, और ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास है उसमें सर्वाधिक जो प्रवास हुआ है वो प्रवास किसका हुआ है? महिलाओं का हुआ है। महिलाओं का क्यों हुआ है? क्योंकि महिलाएं अपने पिता से जैसे ही उनकी विवाह योग्य आयु हो जाती है, विवाह योग्य आयु होने के बाद लड़की को अपने ससुराल भेज दिया जाता है, और ससुराल भेजने के कारण उसका विवाह हो गया। विवाह होने से वो अपने ससुराल चले जाती है, जिसके कारण गांव से गांव की ओर प्रवास सर्वाधिक हुआ है। दूसरा बिंदु है ग्रामीण से नगरीय। ग्रामीण से नगरीय, गांव से नगर की ओर होने वाला प्रवास, गांव से नगर की ओर होने वाला प्रवास, गांव से नगर की ओर होने वाला प्रवास ग्रामीण से नगरीय प्रवास कहलाता है। इसमें सर्वाधिक जो प्रवास हुआ है पुरुषों का हुआ है। सर्वाधिक जो प्रवास है, सर्वाधिक प्रवास पुरुषों का हुआ है। पुरुषों का हुआ है। इसका भी कारण है कि पुरुषों का क्यों हुआ है, तो इसका कारण होगा भाई रोजगार के कारण, अर्थव्यवस्था, रोजगार की प्राप्ति, उच्च शिक्षा आदि के कारण, उच्च शिक्षा आदि के कारण। तीसरा बिंदु है नगरीय से नगरीय। नगरीय से नगरीय। हम नगर छोटे भी होते हैं, नगर, महानगर, बृहत नगर, सन्नगर। नगर, महानगर, सन्नगर, बृहत नगर, मेगा सिटी। तो नगर की परिभाषा तो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि नगर किसे कहा जाता है। तो नगर के लिए कम से कम 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। इसके अलावा 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। और नगर निगम, नगर परिषद, छावनी बोर्ड, नगरीय क्षेत्र समिति होती है तो भारत के अंतर्गत उसे नगर कहा जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में नगर की परिभाषा में भी काफी मतभेद पाए जाते हैं। जबकि भारत के अंतर्गत नगर की जो परिभाषा है, जहां 5000 से अधिक जनसंख्या हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व हो, तथा जहां की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, तथा जहां नगर निगम, नगर परिषद, छावनी बोर्ड, नगरीय क्षेत्र समिति होती है, उसे ही नगर कहा जाता है।
तो यहाँ हम नगरीय से नगरीय प्रवास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नगर से एक नगर से दूसरे नगर की ओर होने वाले प्रवास को कहा जाता है। एक नगर से दूसरे नगर या छोटे नगर से, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसमें, छोटे नगर से दूसरे बड़े नगर की और होने वाले प्रवास को नगरीय से नगरीय प्रवास कहा जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि जो नगर होते हैं, सभी नगरों में समान सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। उच्च शिक्षा, चिकित्सा जैसी उच्च सुविधाएं, यातायात की सुविधाएं, मनोरंजन के साधन आदि सुविधाएं। ध्यान देना कि जो नगर होते हैं, इन नगरों में छोटे नगर होते हैं, उच्च अध्ययन की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, चिकित्सा सुविधाओं की भी कमी होती है, मनोरंजन की सुविधाओं की भी कमी होती है, आवागमन की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर पलायन कर जाते हैं, जिससे भी जनसंख्या में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और चौथा है नगरीय से ग्रामीण। नगर से गांव की ओर होने वाला प्रवास, नगर से गांव की ओर होने वाला प्रवास। ध्यान देना, नगर से गांव की ओर होने वाला प्रवास। अब यहाँ लोग नगरों से, ध्यान देना, उल्टा हो रहा है कि लोगों की रुचि होती है कि हम गांव से नगरों की ओर प्रवास करें, गांव से नगरों की ओर, नगरों में जाकर रहें। लेकिन नगरों में भी ऐसी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण लोग नगरों से बाहर गांवों की ओर खुले में अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी विविधताएं हैं जिसके कारण लोग नगरों से गांवों की ओर आते हैं? तो पहला है भीड़ भाड़, जल प्रदूषण, स्वच्छ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएं हो जाती हैं। उन समस्याओं से निजात पाने के लिए लोग क्या करते हैं, नगरों से गांवों में खुले में अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको प्रवास की जो धाराएं हैं उसमें पहले अंतर्देशीय प्रवास की जो 4 धाराएं हैं, उन 4 धाराओं के बारे में बताया है। कल हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे।